जादुई तैरता हुआ ढाबा। हरिया अपने बीवी बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसका छोटा सा ढाबा था जिसे चलाकर हरिया अपने घर को आर्थिक रूप से चलाया करता था। परंतु गांव के सभी लोग धीरे धीरे शहर में शिफ्ट होते जा रहे थे, जिस वजह से गांव खाली होता जा रहा था और हरिया का ढाबा चलना बंद हो रहा था। ऐसे ही एक दिन हरिया थका हारा घर आता है और अपनी बीवी उर्मिला से बोलता है, आज भी आमदनी बहुत कम हुई है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन मुझे अपना ढाबा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी कम आमदनी में घर चला पाना बहुत मुश्किल है। आप हिम्मत मत हारिए, हम कोई ना कोई नया तरीका निकाल ही लेंगे, जिससे एक बार फिर से हमारे ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगेगी। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ होने वाला है उर्मिला, क्योंकि गांव के सभी लोग धीरे धीरे करके शहर जा रहे हैं। ऐसे में हम कुछ भी कर लें, हमारा ढाबा नहीं चलने वाला। अब मुझे भी बाहर जाकर कोई काम करना होगा। तभी हरिया का बेटा अरुण वहाँ आ जाता है और अपने माता पिता की बात सुन लेता है और वो भी निराश होकर अपने घर से बाहर चला जाता है और एक दिन नदी के पास जाकर बैठ जाता है। हरिया का गांव नदी किनारे सटा हुआ था। वह नदी काफी गांव को एक साथ जोड़ा करती थी। अरुण ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है, जो कि एक बड़ी सी नाव में बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ था। उस बूढ़े व्यक्ति को नाव के अंदर नदी के ऊपर तैरता हुआ देख अरुण जल्दी से तैरता हुआ उस नाव के अंदर जाता है, जहां वो देखता है कि नाव के अंदर एक छोटा सा स्टोव और चाय की केतली रखी हुई थी। अब अरुण जल्दी से उस बूढ़े व्यक्ति के ऊपर पानी की कुछ छींटे मारता है। बाबा, उठो बाबा, क्या हुआ आपको? अरुण की आवाज सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने सामने अरुण को देखकर उससे बोलता है, मैं ठीक हूँ बेटा, और तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। पर बाबा, आप बेहोश कैसे हो गए? और ये नाव किसकी है? और इस नाव में ये सब कुछ? बेटा, ये एक जादुई नाव है जो हर समय तैरती रहती है। ये नाव मुझे मेरी स्वर्गवासी दादी ने दी थी। बस तभी से मैं इस नाव के ऊपर चाय बनाकर गांव-गांव बेचता हूँ। परंतु अब मेरी उम्र हो चली है। अब ऐसी धूप में मैं तैरते हुए चाय नहीं बेच पाता। इसलिए सोचा कि मैं इस नाव को बेच दूं। परंतु मुझे जितने भी लोग मिले वो सभी लालची ही मिले। पर बहुत दिनों बाद तुम मुझे मिले हो। तुम एक नेक और सच्चे दिल के इंसान लगते हो, इसलिए मैं अपनी नाव तुम्हें बेचना चाहता हूँ। पर बाबा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपसे आपकी ये जादुई नाव खरीद सकूं। बेटा, अब मेरी उम्र हो चुकी है। अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। बस 2 वक्त की रोटी की जरूरत है। तुम बस 2 वक्त की रोटी मुझे दे दिया करना और इस जादुई नाव पर अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लेना। तुम्हें इस नाव को चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नाव जादुई है, इसलिए ये अपने आप चलेगी। साथ ही इस नाव के ऊपर जो भी खाने का व्यंजन बनाओगे वो कभी कम नहीं पड़ेगा और उसका स्वाद 5 स्टार होटल से भी ज्यादा बढ़िया होगा। उस बाबा की बातें सुनकर अरुण उस बाबा की बातें मान जाता है और उस नाव को लेकर अपने घर आ जाता है और नदी किनारे बांध देता है। इसके बाद अरुण बाबा को लेकर अपने घर के अंदर जाता है और अरुण अपने घर वालों को सारी बात बताता है। पापा, ये हमारे पास एक सुनहरा मौका है। हम इस नाव के जरिए अपना ढाबा तैयार करेंगे और तैरते हुए अपनी इस नाव को चलाएंगे। ये बहुत ही यूनिक तरीका है। जब सभी गांव वाले हमें इस तरह से काम करते हुए देखेंगे तो उनके मन में हमसे खाना लेने की लालसा बढ़ेगी। और देखना आप, मुझे पूरा विश्वास है इस जादुई नाव की वजह से हमारी खूब कमाई होगी। अगर तुम इतना ही बोल रहे हो बेटा, तो फिर ठीक है, हमें एक कोशिश और करनी चाहिए। जिसके बाद हरिया अपना ढाबा उस गांव से खाली करके सारा सामान नाव में लेकर उस नाव पर रख देता है और अपने बेटे के साथ उस नाव में बैठकर तैरते हुए गांव-गांव जाकर अपने ढाबे का खाना बेचता है। तो वहीं सभी गांव वाले तैरता हुआ ढाबा देखकर बहुत ही हैरान होते हैं और लाइन लगाकर हरिया से उसके स्वादिष्ट पकवान खरीदते हैं। अरे वाह भैया,
तुम्हारा ये ढाबा तो बड़ा ही गजब का है। गजब का तो होगा ही ना बहन, आखिर ये आइडिया मेरे बेटे का जो है। तुम्हारा बेटा तो सच में बहुत तेज है भाई साहब। अच्छा भाई साहब, मुझे राजमा चावल देना 1 प्लेट। ठीक है बहन, अभी देता हूँ। इतना बोलकर हरिया राजमा चावल लेने के लिए जाता है कि तभी वो देखता है कि राजमा चावल तो खत्म हो चुके हैं। अब हरिया बड़ा ही परेशान हो जाता है। जिसके बाद अरुण वहाँ आता है और अपने पिता से बोलता है, पापा, ये जादुई नाव है, यहाँ पर रखा हुआ कुछ भी चीज खत्म नहीं होगा। आप राजमा चावल की प्लेट लगाइए, राजमा चावल अपने आप आ जाएंगे। अगर तू बोल रहा है बेटा तो फिर ठीक है, मैं राजमा चावल की प्लेट लगा देता हूँ। अरुण के कहने पर हरिया राजमा चावल की प्लेट लगा देता है और बर्तन में से खाना निकालता है और वो देखता है कि जो बर्तन अभी खाली था वो बर्तन अब पूरा राजमा चावल से भर चुका है। यह देख हरिया बहुत खुश हो जाता है और दुगनी तेजी से काम पर लग जाता है। इसी तरह से हरिया जादुई नाव की मदद से तैरते हुए ढाबे के नाम से मशहूर हो जाता है। अब हर किसी की जुबान पर बस हरिया के तैरते हुए ढाबे का ही नाम होता है। परंतु हरिया की तरक्की देखकर उसके गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम बिरजू होता है उसे अच्छा नहीं लगता और वो खुद से बोलता है, हरिया, तू बहुत फेमस हो चुका है। तेरा ये तैरता हुआ ढाबा, अब मैं इस ढाबे को पानी में डुबा दूंगा। मैं भी देखता हूँ अब तू किस तरह से अपने इस तैरते हुए ढाबे को चलाता है। इतना बोलकर बिरजू रात में नाव पर जाता है और उस नाव के अंदर जगह जगह बड़े बड़े छेद कर देता है ताकि जब हरिया उस नाव को चलाए और अपना ढाबा लेकर गांव गांव जाकर अपना खाना बेचे तो उसकी नाव में पानी भर जाए और वो नाव डूब जाए। परंतु अगली सुबह जब हरिया अपनी नाव लेकर निकलता है तो उसकी नाव में ना तो पानी भरता है और ना ही हरिया का ढाबा डूबता है। उल्टा बिरजू के घर में बाढ़ आ जाती। यह देख सभी गांव वाले बड़े हैरान हो जाते हैं कि सिर्फ बिरजू के घर में ही बाढ़ कैसे आ रही है। जब यह बात हरिया को पता चलती है तो हरिया अपना ढाबा लेकर घर आता है, परंतु वह जादुई नाव जिस पर हरिया का ढाबा होता है वो अपने आप चलते हुए बिरजू के घर में तैरने लगती है। अपने घर में हरिया की नाव को तैरता हुआ देख बिरजू समझ जाता है कि यह नाव कोई साधारण नहीं बल्कि जादुई नाव है। जिसके बाद बिरजू हरिया से बोलता है, मुझे माफ कर दे हरिया, मैं नहीं जानता था कि तेरी ये नाव जादुई है और इस जादुई नाव की वजह से तेरा तैरता हुआ ढाबा मशहूर हुआ है। मुझे लगा यहाँ ये कोई साधारण नाव है और इसलिए मैंने इस नाव में छेद कर दिया था ताकि तेरा तैरता हुआ ढाबा डूब सके। परंतु इसका परिणाम देखो, मेरे ही घर में बाढ़ आ गई और अब मैं ही अपने घर के सामानों के साथ यहाँ अकेला डूब रहा हूँ। अंकल, आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए ये जादुई नाव आपको माफ करती है। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब कुछ ही देर में नाव तैरती हुई अपनी जगह पर चली जाती है और बिरजू के घर में आई बाढ़ भी खत्म हो जाती है। जिसके बाद बिरजू हरिया के पास काम करने लगता है और उसी के साथ उसके तैरते हुए ढाबे को चलाता है और हरिया के साथ मिलकर वो भी तरक्की करने लगता है। जादुई नारियल पानी। एक गांव में 2 भाई रहा करते थे, मोहन और रमेश। ये दोनों भाई नारियल पानी बेचने का काम किया करते थे। ऐसे ही एक दिन अचानक मोहन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। मोहन का एक छोटा बेटा था जिसका नाम राजू था। वो करीबन 10 से 12 वर्ष की आयु का था। पिता के जाने के बाद राजू ने अपने पिता का नारियल पानी बेचने का काम खुद संभाल लिया था। राजू जी जान लगाकर पूरी लगन के साथ मेहनत किया करता। देखते ही देखते राजू का काम उसके चाचा रमेश के मुकाबले काफी बढ़िया चलने लगा था। रमेश को ये सारी चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऐसे ही एक बार रमेश अपनी दुकान पर बैठा बैठा सोच रहा होता है और कहता है, क्या किस्मत थी मेरे भाई की, जीते जी भी अच्छा काम कर रहा था और मरने के बाद भी उसके 1.5 फुट के बेटे ने काम संभाल लिया और एक मेरे वो दोनों निठल्ले बेटे हैं जो कि सारा दिन मटर गश्ती करते रहते हैं और कुछ कहो तो उल्टा 2 बातें मुझे ही सुनाकर चले जाते हैं वो लोग। काश राजू मेरा बेटा होता, लेकिन अफसोस मनाने से तो कुछ होगा नहीं। सबसे ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब सामने वाला तरक्की कर रहा है, इसलिए मेरा काम तो ठीक से चल नहीं रहा तो मैं राजू का भी काम ठीक से चलने नहीं दूंगा। रमेश को राजू का काम देखकर ईर्ष्या होने लगती है। अब वो ठान लेता है कि वो राजू का सारा काम बर्बाद करके ही रहेगा। ऐसे ही एक दिन रमेश राजू से बोलता है, देख राजू, बातों को घुमा फिरा कर नहीं बोलूंगा, साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि तू मेरी दुकान के सामने से अपनी दुकान उठाकर कहीं और ले जा,
क्योंकि तेरे कारण मेरी अच्छी बिक्री नहीं हो रही है। मगर चाचा जी, अब मैं यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ? मेरे ग्राहक भी बन चुके हैं। अगर मैं यहाँ से कहीं और गया तो मेरे ग्राहक खराब हो जाएंगे। अब से मेरा काम ठीक से नहीं चलेगा। वो तेरी सिरदर्दी है बेटा, लेकिन तू मेरी दुकान के सामने दुकान नहीं लगाएगा। बाकी तेरी जहाँ इच्छा हो तू वहाँ दुकान लगा। बेचारा राजू अपने चाचा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने आप से रिश्तों को खराब नहीं करना चाहता था और चाचा की बात मानकर वो अपनी दुकान किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर लेता है। नई जगह पर काम शुरू करने में उसे थोड़ी दिक्कत और परेशानी होती है, जिस वजह से उसका काम भी ठीक से नहीं चल रहा था और ना ही उसके पास बेचने के लिए पर्याप्त नारियल पानी था। राजू को चिंता सताने लगी, अब वो काम कैसे करेगा। ऐसे ही अगली सुबह जैसे ही राजू उठता है, वो देखता है कि उसके पास नारियल पानी भरपूर मात्रा में है। वो ये सब देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है। जैसे तैसे राजू नारियल पानी बेचने के लिए निकल जाता है। एक दिन वो सारे के सारे नारियल के पानी बिक जाने के बाद भी राजू मन में सोचता है और कहता है, अरे चमत्कार कैसे हो रहा है? अचानक से इतने सारे नारियल पानी भी आ गए, और तो और हर दिन के मुकाबले आज इतने सारे नारियल बिक भी गए। बस एक ही नारियल पानी रह गया। तभी उसी में से एक नारियल पानी बचा हुआ होता है और वो नारियल पानी राजू से बोलता है, राजू इधर देखो। राजू बेचारा इधर उधर देखने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आवाज कहाँ से आ रही है। तभी उसकी नजर नारियल पर जाती है। वो नारियल पानी बोल रहा होता है। ये देखकर राजू बिल्कुल घबरा जाता है और वो नारियल से बोलता है, अरे तुम तो बोल सकते हो, तुम बोलने वाले नारियल हो। अरे मैं एक जादुई नारियल हूँ और यहाँ मुझे तुम्हारे पिता ने भेजा है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अच्छा, तो ये सब तुम कर रहे थे? हाँ, ये सब मैं ही कर रहा था। अब राजू जादुई नारियल की मदद से अपने काम को और आगे बढ़ा लेता है। धीरे धीरे वो एक नारियल की छोटी सी दुकान से अब नारियल पानी का बहुत बड़ा बिजनेस तैयार कर लेता है और अपने नारियल पानी की कंपनी खोल लेता है और वो उसका नाम अपने पिता के नाम पर रखता है। देखते ही देखते छोटे मोटे नारियल पानी बेचने वाले लोग अब राजू का ही नारियल पानी खरीद कर आसपास में बेचा करते थे। उन्हीं में से एक था राजू का चाचा। वो भी अब राजू से ही नारियल पानी खरीद कर जगह जगह बेचा करता था। अब राजू के चाचा को पता चल जाता है कि वो जिससे नारियल पानी खरीद कर बेच रहा होता है वो असल में उन्हीं के भाई का छोटा बेटा होता है। ये सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो खुद से बोलता है, मैंने कितना गलत किया उस बच्चे के साथ। अपनी आंखों के सामने से भी मैंने उसे भगा दिया, लेकिन दूर जाने के बाद भी उसने इतना बड़ा काम करके दिखाया है और इतना नाम किया है मेरे भाई। हे भगवान, मुझे माफ करना। कहते हैं ना, लाख बुराइयां हो लेकिन अच्छाई हमेशा बुराई से ऊंची ही होती है। पूरी सब्जी बेचने वाली चुड़ैल। नीतू नाम की एक औरत स्टेशन पर पूरी सब्जी बेच रही होती है। जैसे ही रात के 8 बजते हैं वैसे ही उस स्त्री का चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है और वो एक इंसान से चुड़ैल बन जाती है। उसे देख छोटे बच्चे और बाकी के सभी लोग डरने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। जिसके बाद चुड़ैल सबसे बोलती है, तुम सब मुझसे डरो मत, मैं यहाँ किसी को कुछ नहीं करूँगी। मैं तो बस यहाँ पूरी सब्जी बेचने के लिए आई हूँ। भागो चुड़ैल, ये चुड़ैल हमें मारकर खा जाएगी। इस तरह से पूरे स्टेशन पर तहलका मच जाता है। जिसके बाद चुड़ैल स्टेशन से गायब हो जाती है और स्टेशन के बाहर जाकर खुद से बोलती है, ये मेरा चुड़ैल रूप कैसे आ गया? मैं तो इंसानी रूप लेकर स्टेशन पर अपनी पूरी सब्जी बेच रही थी। लगता है मुझे यहाँ शक्तियाँ सिर्फ दिन के लिए मिली हैं। मैं सिर्फ दिन में ही अपना इंसानी रूप ले सकती हूँ और बच्चों को पाल सकती हूँ और स्टेशन पर जाकर पूरी सब्जी बेच सकती हूँ। रात होते ही मुझे दुनिया की नजरों से छुपना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग मुझे एक खतरनाक चुड़ैल समझकर मुझसे यूं ही भागते रहेंगे। पर मैं ऐसे रूप में अपने बच्चों के सामने भी तो नहीं आ सकती। अब मैं क्या करूं? अब मुझे सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। इतना बोलकर चुड़ैल वहीं पर बैठ जाती है और सुबह होने का इंतजार करती है। सुबह होते ही चुड़ैल एक बार फिर से अपना इंसानी रूप ले लेती है और स्टेशन पर जाकर पूरी सब्जी बेचने लगती है। भाई साहब, पूरी सब्जी 20 रुपए प्लेट है, आप मुझसे मेरी पूरी सब्जी ले लो, आपका बच्चा बहुत भूखा लगता है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मुझे 3 प्लेट पूरी सब्जी दे दो। ठीक है साहब, अभी देती हूँ। अब चुड़ैल उस आदमी को 3 प्लेट पूरी सब्जी देकर अपने बच्चे के बारे में सोचने लगती है और खुद से बोलती है,
मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, वो भी भूखे होंगे, पर मैं उनके सामने रात को नहीं जा सकती क्योंकि रात में मेरा असली रूप आ जाता है। अगर मेरे बच्चों ने मेरा असली रूप देख लिया तो वो मुझसे डरने लगेंगे और दिन को मुझे यहाँ स्टेशन पर पूरी सब्जी बेचनी है। अगर मैं पूरी सब्जी नहीं बेचूंगी तो मैं अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य नहीं देख पाऊंगी। मैं 2 दिन से घर नहीं गई हूँ। एक काम करती हूँ, अभी घर चली जाती हूँ, एक बार अपने बच्चे को देख लेती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल पूरी सब्जी बेचना बंद करके अपने घर चली जाती है तो वो देखती है कि उसकी छोटी बेटी नेहा और बेटा रवि भूख से तड़प रहे हैं। नेहा जैसे ही अपनी माँ को देखती है वो अपनी माँ के गले लग जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ तुम कहाँ चली गई थी? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हें पता है घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं रखा है माँ। जो भी था मैंने रवि को खिला दिया, पर रवि अब भी भूखा है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है माँ। कोई बात नहीं बेटा, देखो अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लो, तुम ये पूरी सब्जी खा लो। अब चुड़ैल अपने हाथों से अपने बच्चों को पूरी सब्जी खिलाती है। पूरा दिन यूं ही निकल जाता है और रात होने लगती है, परंतु रात होने से पहले ही चुड़ैल अपने दोनों बच्चों को सुला देती है और खुद से बोलती है, बच्चों मुझे तुम्हें जल्दी सुलाना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि अब मैं मर चुकी हूँ और मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूँ। अगर मैंने तुम्हें मेरी सच्चाई बताई तो तुम मुझसे डरने लगोगे। अब मुझे इसी तरह से तुम्हारे साथ रहना होगा। इतना बोलकर चुड़ैल अपना मुंह ढक लेती है और अपने बच्चों के साथ सो जाती है। सुबह होते ही चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आ जाती है और वो पूरी सब्जी बेचने के लिए अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर स्टेशन पर चली जाती है और पूरे दिन वो स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ चढ़कर लोगों को पूरी सब्जी देती है। पूरी सब्जी ले लो, पूरी सब्जी गरम गरम, पूरी सब्जी घर की बनी हुई ताजी पूरी सब्जी। इस तरह से चुड़ैल पूरी सब्जी बेचती है और शाम होने से पहले अपने घर के लिए निकल जाती है। शाम को घर आने के बाद वो अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती है और रात होते ही उन्हें सुला देती है। खुद घूंघट करके अपने बच्चों के पास सो जाती है ताकि उसके बच्चों को कभी उसकी सच्चाई पता न चल सके। अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक दिन चुड़ैल अपना इंसानी रूप लेकर स्टेशन पर पूरी सब्जी बेच रही होती है। तभी पीछे से आवाज आती है, हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप मुझे एक प्लेट पूरी सब्जी दे सकती हैं? यह आवाज तो मेरे पति विनोद की लग रही है। इतना बोलकर चुड़ैल पीछे मुड़कर देखती है और वो अपने सामने अपने पति विनोद को पाती है। विनोद भी अपनी बीवी नीतू को देखकर हैरान हो जाता है, जिसके बाद विनोद चुड़ैल से बोलता है, नीतू, तुम यहाँ पूरी सब्जी बेच रही हो? तुम जानती हो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं जब से जेल से निकला हूँ तब से मैं तुम्हें और बच्चों को ही ढूंढ रहा हूँ। हमारे बच्चे कहाँ हैं नीतू? वो किस हाल में हैं? आपके जाने के बाद हमसे हमारा घर छिन गया। हमारी हालत बद से बदतर हो गई। गांव की मौसी ने स्टेशन के पास वाली झोपड़ी में हमें रहने को जगह दे दी। बस तब से मैं अपने बच्चों को लेकर झोपड़ी में रह रही हूँ और स्टेशन पर आकर पूरी सब्जी बेच रही हूँ ताकि कुछ पैसे कमा सकूं और घर चला सकूं। पर आप जेल से कैसे बाहर निकले? नीतू, मुझे चोरी के इल्जाम में जेल भेजा गया था। मालिक को लगता था कि उन्होंने जो पैसे मुझे दिए थे वो मैंने ही चोरी करे हैं, परंतु मेरे जेल जाने के बाद जब दूसरा मैनेजर आया तो उसके साथ भी यही हुआ, जिसके बाद मेरे मालिक को पता चल गया कि ये सब कुछ मैंने नहीं बल्कि हमारे ऑफिस के ही एक एम्प्लॉय का किया धरा है। बस फिर क्या था, मेरे मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ही सही गुनहगार को जेल पहुंचाया और मुझे जेल से निकलवा लिया और फिर से मुझे ऑफिस का मैनेजर बना दिया। पर जब से मैं जेल से निकला हूँ मैं तुम्हें और बच्चों को ही ढूंढ रहा हूँ। गांव में मैंने सबसे पूछा पर तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता था और गांव वालों से ही मुझे पता चला कि मौसी भी कुछ दिन पहले ही चल बसी, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं चल सका। मुझे बहुत खुशी है कि आप सही सलामत जेल से रिहा हो गए। नीतू, अब तुम मुझे जल्दी से बच्चों के पास ले चलो। अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब अब से एक साथ पहले की तरह रहेंगे, हंसी खुशी से। विनोद की बातें सुनकर चुड़ैल अपने पुराने दिनों में खो जाती है, जिसमें वो अपने पति और बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। पर तभी उसे याद आता है कि अब वो कोई इंसान नहीं है बल्कि उसकी रेल हादसे में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद चुड़ैल खुद से बोलती है, नहीं, इतनी मुश्किलों से मुझे खुशियां मिली हैं। मैं अपनी सच्चाई विनोद को अभी नहीं बता सकती। अगर मैंने इन्हें बता दिया कि कुछ महीने पहले ट्रेन के नीचे आने से मेरी मौत हो गई थी और तब मैं मर चुकी थी, तो ये मेरा असली रूप देखकर डर जाएंगे। इतने दिनों बाद मुझे खुशियां मिली हैं। नहीं, मैं ये सच इन्हें नहीं बता सकती। नीतू, तुम क्या सोच रही हो?
चलो मुझे बच्चों के पास लेकर चलो। अब चुड़ैल अपना सच छुपाकर विनोद को बच्चों के पास ले जाती है, जहाँ बच्चे विनोद को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। नीतू अपनी इसी खुशी में सब भूल जाती है कि वो मर चुकी है, जिसके बाद उसका असली रूप उसके बच्चों और पति के सामने आ जाता है। इसके बाद नीतू विनोद को सारी सच्चाई बताती है और विनोद से बोलती है, आप लोगों को मेरी सच्चाई पता चल चुकी है। अब मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूँ। शायद इसी दिन के लिए भगवान ने मुझे यह शक्तियाँ दी थी ताकि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। अब आप आ चुके हैं, इसीलिए मेरी मुक्ति का समय हो चुका है। अब मुझे जाना होगा। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और विनोद अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखता है। जादुई रिक्शा में दुर्गा माँ। गोविंद नाम का एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े होकर सवारी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां एक औरत आती है और गोविंद का टूटा फूटा रिक्शा देखकर उससे बोलती है, भाई साहब, मुझे पास वाले गांव में ही जाना है, कितने रुपए सवारी लोगे? बस 20 रुपए सवारी मैडम। क्या 20 रुपए सवारी है? अरे भाई साहब, कौन से जमाने में जी रहे हो? मेरा रोज का आना जाना है यहाँ से, मुझे ठगने की सोच रहे हो? अरे नहीं मैडम, ऐसा नहीं है मैडम। 10 रुपए का जमाना तो कब का गया, अब हर जगह कम से कम 20 रुपए सवारी है। अब तुम मुझे समझाओगे कि कितने रुपए सवारी है? वैसे भी तुम्हारे खटारा रिक्शे में जाने से तो अच्छा है कि मैं 10 रुपए और देकर अच्छे रिक्शा में अपने घर जाऊं। तुम्हारा रिक्शा पहले ही टूटा हुआ है, अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो? इससे तो अच्छा होगा कि मैं 10 रुपए और देकर दूसरे रिक्शा में चली जाऊं। मैंने तो सोचा था टूटा फूटा रिक्शा है तो तुम कुछ कम पैसे लेकर मुझे घर तक छोड़ दोगे। मैडम आप तो बेकार ही गुस्सा हो रही हैं। अगर आप मुझे पहले बोल देती कि आपके पास पैसे नहीं है या कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको 10 रुपए में ही छोड़ देता। इस तरह से औरत गोविंद से लड़ने लग जाती है और उसके रिक्शे पर लात मारकर किसी और रिक्शे में बैठकर चली जाती है। उस औरत का अपने लिए ऐसा रवैया देखकर गोविंद के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और शाम को जब गोविंद माँ दुर्गा के लिए प्रसाद लेकर घर जाता है और अपनी बीवी आरती के साथ बैठकर माँ दुर्गा की शाम की पूजा करता है, तो पूजा करने के बाद गोविंद बहुत उदास हो जाता है। उसका उतरा मुंह देखकर गोविंद की बीवी आरती उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आज आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? मैं खुद की लाचारी पर दुखी हूँ आरती। मैं तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दे सका। हमारी इस गरीबी ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया है। ऊपर से हमारी कोई औलाद भी नहीं हो रही, जिस वजह से तुम्हें रोज गांव वालों के ताने सुनने पड़ते हैं। पता नहीं दुर्गा माँ मेरी और कितनी परीक्षा लेंगी। आप हिम्मत मत हारिए, देवी माँ हमारी माता है और माता रानी अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेती है, परंतु कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। और मुझे अपनी दुर्गा माँ पर पूरा विश्वास है, वो एक दिन हमारे घर में खुशियाँ जरूर देगी। मुझे भी बस उसी दिन का इंतजार है आरती। आरती मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि बस देवी माँ तुम्हारी जल्दी गोद भर दे। इतना गरीब होने के बाद भी गोविंद हर रोज माता रानी के लिए शाम का प्रसाद और सुबह को फूल माला चढ़ाने के लिए खरीदा करता था। इतना दर्द सहने के बाद भी गोविंद का विश्वास अपनी दुर्गा माँ से नहीं हटा था। उसकी ये भक्ति देख एक दिन नारद मुनि स्वयं दुर्गा माँ से बोलते हैं, माते, क्या आपको अपने भक्त का दुख नजर नहीं आता? देखिए गोविंद कितना लाचार असहाय है, परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आपकी पूजा सेवा करना नहीं छोड़ता। नारद जी, मुझे सब नजर आता है, पर मैं अपनी किसी भी बात का दुख इतनी जल्दी दूर नहीं कर सकती। यदि मैंने ऐसा किया तो उनके मन में लालच आ जाएगा। इसीलिए उनको किसी भी तरह का वरदान या आशीर्वाद देने से पहले मैं उनकी एक अग्नि परीक्षा जरूर लेती हूँ और बहुत जल्द मैं गोविंद की भी अग्नि परीक्षा लूंगी। पर माते, आप गोविंद की और कितनी अग्नि परीक्षा लेंगी? वो पहले से ही कितना गरीब है। कई बार तो वो अपना नुकसान करके लोगों को उनके घर तक पहुंचाता है। बिना अपनी जान की परवाह किए वो अपनी सवारियों की जान बचाता है। आप अब और कौन सा उससे उसकी अग्नि परीक्षा लेने वाली हैं? ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा नारद। देवी माँ, आपकी लीला अपरंपार है। मुझे बस अब आपकी लीला का ही इंतजार है। इतना बोलकर दुर्गा माता वहां से गायब हो जाती हैं। तो वहीं अगली सुबह होते ही गोविंद अपनी माता रानी की पूजा कर उन्हें भोग चढ़ाकर स्टेशन पर सवारी लेने के लिए निकल जाता है। तभी गोविंद देखता है कि एक बूढ़ी औरत एक रिक्शे वाले से बोल रही होती है, अरे बेटा, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मुझसे चला नहीं जा रहा।
मेरे घुटने में बहुत दर्द है और मेरे पैर में कील चुभ गई है, जिस वजह से मेरे पैर का खून भी नहीं रुक रहा है। ठीक है बैठ जाओ, 50 रुपए सवारी है। पर बेटा मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं पहले अपने पैरों का इलाज करवाती। बेटा देखो, मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ। तुम मेरा भला करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा बेटा। अगर पैसे नहीं है तो रिक्शा क्यों देख रही हो? जैसी हो वैसे ही घर जाओ। यहाँ मैंने किसी का ठेका नहीं लिया है। रिक्शा चलाता हूँ धूप में, तब जाकर 2 पैसे कमा पाता हूँ। और मैं तुम्हें फ्री में तुम्हारे घर छोड़ दूं? अरे मैं क्या पागल नजर आ रहा हूँ? और वैसे भी भगवान सदैव ही मेरे साथ रहते हैं। रिक्शा वाला बदतमीजी से उस बूढ़ी औरत से बात करता है और उसे धक्का मार देता है। तभी वहाँ गोविंद आ जाता है और बूढ़ी अम्मा को थाम लेता है, जिसके बाद गोविंद उस बूढ़ी अम्मा से बोलता है, कोई बात नहीं अम्मा, आप मेरे रिक्शे में बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। बदले में आप मुझे बस आशीर्वाद दे दीजिए कि जल्द से जल्द मेरी बीवी की गोद भर जाए और हमारे घर में लक्ष्मी माता का वास हो। इतना बोलकर गोविंद उस बूढ़ी अम्मा को अपने रिक्शे में बैठा लेता है और उसे चलाने लगता है। कुछ दूरी पर बूढ़ी अम्मा गोविंद से उसके बारे में पूछती है, जिस पर गोविंद अपने हालातों के बारे में बताते हुए कहता है, पता नहीं अम्मा, पर शायद मेरी दुर्गा माता मुझसे नाराज हैं, इसलिए मेरे घर की खुशियां और धन संपत्ति सब चली गई। पैसों से मुझे प्यार नहीं है, मुझे बस एक बच्चा चाहिए ताकि लोग मेरी बीवी को ताने ना मारे। पैसे का क्या है, वो तो हाथ का मैल है, और वैसे भी मेरे सर पर स्वयं दुर्गा माता का हाथ है। मुझे अपनी दुर्गा माता पर पूरा विश्वास है, वो एक दिन सब ठीक कर देगी। गोविंद की ये बातें सुनकर रिक्शे में बैठी बूढ़ी अम्मा दुर्गा माता का रूप ले लेती हैं, और जैसे ही गोविंद मंदिर के पास पहुंचता है, दुर्गा माता उसे रिक्शा रोकने को बोलती हैं। गोविंद रिक्शा रोककर जब पीछे पलटकर देखता है तो उसके रिक्शे में साक्षात देवी माता होती हैं। अपने रिक्शे में देवी माता को देखकर गोविंद दुर्गा माता के पैर छूते हुए उनसे कहता है, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं तो धन्य हो गया माता रानी। सपना है या हकीकत, आप स्वयं मेरे सामने आई हैं। मुझे तो खुद की आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। गोविंद, ये सब कुछ हकीकत है। तुम्हारी सच्ची भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की वजह से मैं स्वयं यहाँ पर आई हूँ। बस तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम पास हो गए हो। तुम्हारी उदारता देखकर मैं अति प्रसन्न हुई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा ये टूटा हुआ रिक्शा एक जादुई रिक्शा बन जाएगा, और इसमें जो भी सवारी बैठेगी उसके जीवन में खुशियाँ आएंगी, और कभी भी कोई भी मुसीबत आए तो भी तुम्हारी सवारी और तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये रिक्शा हमेशा तुम्हारी सहायता करेगा। साथ ही मैं तुम्हें बाप बनने का भी सुख प्रदान करती हूँ। तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहे, और तुम्हारे घर बहुत जल्द एक लक्ष्मी आकर वास करेगी। माँ, आपकी लीला अपरंपार है। देवी माँ की जय हो। तुम सदा खुश रहो गोविंद। इतना बोलकर देवी माता वहाँ से गायब हो जाती हैं, और गोविंद का रिक्शा एक जादुई रिक्शा में तब्दील हो जाता है। अब देवी माता की कही हर बात सच होने लगती है। वर्षा, धूप, आंधी, तूफान, एक्सीडेंट, कुछ भी होता, परंतु उसकी सवारी को कुछ नहीं होता। सवारी भी जब गोविंद के रिक्शा में बैठती तो खुशी से झूमने लगती थी। साथ ही बहुत जल्द गोविंद को एक बेटी होती है, जिसका नाम गोविंद लक्ष्मी रखता है। और गोविंद जब भी माता रानी का नाम लेकर अपनी पहली सवारी को बैठाता था तो उसे अपने रिक्शे में स्वयं देवी माता नजर आती, और इस तरह से वो अपने छोटे से परिवार और रिक्शे के साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। भूतिया ट्रेन, जल परियां और भूतिया उल्लू। एक बार अमित को गांव से उसके पिता का फोन आता है। वो अमित को जल्द से जल्द गांव आने के लिए कहते हैं, क्योंकि अमित की माँ की तबीयत बहुत खराब चल रही होती है। ये खबर सुनकर अमित अपनी पत्नी राधिका के साथ अपने गांव रामपुर के लिए ट्रेन के लिए स्टेशन पहुंच जाता है। कुछ मिनटों की देरी की वजह से अमित की ट्रेन छूट जाती है। ये देखकर, अरे ये क्या, बस कुछ मिनटों की देरी की वजह से हमारी ट्रेन छूट गई। हमें तो जल्द से जल्द गांव पहुंचना है, अब क्या करेंगे। ये सुनकर अमित कुछ नहीं बोलता और बस मायूस होके खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद अमित अगली ट्रेन के बारे में पता करने चला जाता है। वहां अमित को पता चलता है कि अगली ट्रेन रामपुर तो जाएगी, पर किसी दूसरे रास्ते से, वो भी कुछ घंटों बाद। ये सुनकर अमित और राधिका खुश हो जाते हैं कि अब वो कल तक गांव पहुंच जाएंगे। दोनों स्टेशन पर उस ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं।
रात के 10 बजे के बाद आसपास वो ट्रेन आती है। ट्रेन में बैठकर, चलो अच्छा हुआ हमें इस ट्रेन के बारे में पता चल गया, अब हम समय पर गांव पहुंच जाएंगे। हाँ राधिका, गांव पहुंचना बहुत जरूरी है। माँ की तबीयत बहुत खराब हो रही है, वो हम दोनों को बहुत याद कर रही है। दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद अगला स्टेशन आ जाता है। ये देखकर, अरे ये ट्रेन स्टेशन पर क्यों नहीं रुकी? वहीं सामने की सीट पर एक पति पत्नी रमेश और कमला बैठे हुए होते हैं। राधिका की बात सुनकर, भाभी लगता है ये सुपर फास्ट ट्रेन है। ये सुनकर रमेश की पत्नी कमला बोलती है, सुपर फास्ट नहीं, नॉन स्टॉप ट्रेन है। ये सुनकर राधिका और अमित भी हंसने लगते हैं। चारों आपस में बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद 12 बज जाते हैं। ट्रेन एक पुल के ऊपर रुक जाती है और अचानक आवाज आती है, कोई नहीं बचेगा, सबको खा जाऊंगी। आवाज सुनकर वहां बैठे सारे पैसेंजर्स डर जाते हैं और राधिका बोलती है, कौन है? तभी एक बूढ़ी औरत वहां आ जाती है। उसके सफेद लंबे बिखरे बाल होते हैं और हाथ में डंडा पकड़ा हुआ होता है। उसकी आंखें पूरी लाल होती है। ऐसा लग रहा होता है मानो कि खून निकल रहा हो। उसे देखकर वो चारों ओर डर जाते हैं, पर थोड़ी हिम्मत करके कमला बोलती है, क्या हुआ माई, आपको क्या चाहिए? बूढ़ी औरत अपनी पूरी गर्दन को गोल घुमाती है और कहती है, तुम लोगों की जान चाहिए, तुम सबको मरना होगा। इतना कहते ही बूढ़ी औरत चुड़ैल का रूप ले लेती है और रमेश की गर्दन को पकड़कर घुमा देती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर तीनों डर के मारे कांपने लगते हैं और कमला बहुत रोने लगती है। ये सब देखकर, जाने दो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल अमित के बाल पकड़कर उसे हवा में फेंक देती है और कमला के दोनों हाथों को पकड़कर जैसे ही उसे मारने वाली होती है, तभी वहां एक भूतिया उल्लू आ जाता है और, दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे इन मासूम लोगों को, इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर, भूतिया उल्लू, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा, वरना इन लोगों से पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मैं कोई मामूली उल्लू नहीं हूँ, मैं भूतों के सरदार का भाई हूँ, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। भूतिया उल्लू के ऐसा कहते ही चुड़ैल भूतिया उल्लू पर आक्रमण कर देती है। भूतिया उल्लू चुड़ैल के गले को जोर से पकड़ लेता है और कहता है, आप लोग एक काम करो, यहाँ से भाग जाओ और किसी और बोगी में चले जाओ। अमित, राधिका और कमला तीनों जैसे ही भागने लगते हैं, भूतिया उल्लू और चुड़ैल दोनों हंसने लगते हैं और भूतिया उल्लू कहता है, अरे मेरी दोस्त चुड़ैल, इन इंसानों को देखो ना, कितनी जल्दी मेरी बातों में आ गए। इन्हें लगा बचकर भाग जाएंगे, ये बेचारे। चुड़ैल और भूतिया उल्लू आपस में बातें करते हुए हंस रहे होते हैं। तभी कमला राधिका से धीमी आवाज में कहती है, राधिका बहन, मैंने किसी के मुंह से सुना था कि इस पुल के नीचे जलपरी भी रहती है। अगर हम उन तक अपनी बात पहुंचा दें तो शायद वो हमारी मदद करने के लिए आ जाएं। तभी राधिका एक सिक्का निकालती है। हे जलपरिया, मुझे पता है आप इसी पुल के नीचे हैं, हमारी जान बचाइए। राधिका सिक्का पानी में फेंक देती है। इतने में चुड़ैल अमित को घसीटते हुए दूसरी बोगी में ले जाती है। उधर जलपरियों को राधिका द्वारा फेंका हुआ सिक्का मिल जाता है और जलपरियां अपनी जादुई शक्तियों से सब देख लेती हैं। भूतिया उल्लू राधिका और कमला को भी घसीटते हुए दूसरी बोगी में ले जा रहा होता है। तभी वहां एक जलपरी आ जाती है। दुष्ट भूतिया उल्लू और चुड़ैल, छोड़ दो इन लोगों को। जलपरी, अपनी जान को सलामत चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। तभी भूतिया उल्लू उड़ते हुए आता है और अपने पंखों से जलपरी पर वार कर देता है। जलपरी उल्लू के दोनों पंखों को पकड़कर तोड़ देती है। पंख के टूटते ही उल्लू मर जाता है। ये देखकर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी जलपरी, तूने मेरे दोस्त की जान ले ली, अब तू नहीं बचेगी। इतना कहते ही चुड़ैल अपने दोनों हाथों को लंबा करके जलपरी को पकड़ने लग जाती है। तभी जलपरी वहां से गायब हो जाती है। चुड़ैल जलपरी को यहाँ वहां देखने लगती है। तभी जलपरी चुड़ैल के दोनों हाथों को जादुई रस्सी से बांध देती है। चुड़ैल चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ दे मुझे, छोड़ छोड़।
तभी राधिका वहाँ आती है और कहती है, तुम हम लोगों को क्यों मार रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर तुम इंसान ऐसे ही होते हो, किसी के अंदर दया नहीं होती। ये सुनकर तुम इंसानों की वजह से मेरी ये हालत हुई है। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? ये सुनकर चुड़ैल रोने लगती है। मैं इसी ट्रेन में लोगों से पैसे मांगकर गुजारा करती थी। रोज की तरह जब मैं यहीं बैठकर पैसेंजर से पैसे मांग रही थी, तभी उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं गाड़ी के बाहर जाकर गिर गई और मेरी मौत हो गई। मेरी आत्मा निकलकर ट्रेन में भटकने लगी और मैं एक चुड़ैल बन गई। चुड़ैल की कहानी सुनकर जलपरी कहती है, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, पर हर इंसान ऐसा नहीं होता। तुम ये सब छोड़ दो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये सब सुनकर चुड़ैल की आंखें लाल हो जाती हैं और चुड़ैल कहती है, किसी को नहीं छोड़ूंगी, अब सबको मरना होगा। चुड़ैल और जलपरी दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाती हैं। चुड़ैल जलपरी को घायल कर देती है। इतने में दूसरी जलपरी अपने साथ जादुई पानी लेकर आती है और चुड़ैल पर डाल देती है और चुड़ैल देखते ही देखते गायब हो जाती है। उसके बाद राधिका, अमित और कमला दोनों जलपरियों को धन्यवाद करते हैं और दोनों जलपरियां वापस चली जाती हैं। इसके बाद राधिका और अमित भी अपने गांव चले जाते हैं। गहना चोर चुड़ैल। एक सेठ अपने गहनों को तिजोरी में अच्छे से रख देता है और उसे लॉक मारकर सोने के लिए चला जाता है और खुद से बोलता है, अब ये गहने पूरी तरह से मेरे हुए। अब मैं इस गहनों को काफी महंगे दामों पर बेचूंगा। इतना बोलकर वो अपने कमरे की लाइट बंद करके सोने लगता है। उसके घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही सेठ की आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि एक साया उसकी ओर बढ़ रहा है और उस परछाई को देखते ही सेठ बोलता है, कौन है? मेरी मौत। इतना बोलकर वो साया सेठ के पास आकर बैठ जाता है और सेठ के गले को दबाने लगता है। जिसके बाद सेठ बोलता है, तुम तो एक चुड़ैल हो, पर तुम यहाँ मुझे मारने के लिए क्यों आई हो? इतना बोलकर सेठ अपने घर की लाइट जला देता है और वो देखता है कि उस चुड़ैल ने सेठ के सारे गहने पहने हुए हैं। यह देख सेठ चुड़ैल से बोलता है, ये सारे गहने तो मेरे हैं, मुझे मेरे गहने दे दो। ये गहने मेरे हैं और मैं इन गहनों को चोरी करने के लिए यहाँ पर आई थी। ये गहने मैंने ले लिए हैं। इतना बोलकर चुड़ैल सेठ को मार डालती है और खुद से बोलती है, मैं इन सब से अपने सारे गहने ले लूंगी। जिन जिन के पास मेरे गहने हैं, मैं इन सब गहनों को इनकी असली जगह पर पहुंचा दूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अगली सुबह सभी गांव वालों को सेठ की लाश नजर आती है। जिसके बाद गांव वाले सेठ की लाश को देखकर बोलते हैं, अरे ईका सेठ के घर में चोरी। लगता है कल रात को कोई चोर आया था जो घर लूट कर ले गया। मुझे लगता है कि शायद सेठ ने उस चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया था, तभी उस चोर ने अपनी जान बचाने के चक्कर में सेठ का गेम बजा डाला। मुझे भी यही लगता है। और वैसे भी भाइयों, जैसी करनी वैसी भरनी। अब जब तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी तो बुरा ही होगा। ये सेठ बहुत ही लालची था, हर किसान के गहनों को हड़प लिया करता था। लोग इसे अपने गहने गिरवी क्या देते थे, ये ब्याज पर ब्याज लगाकर उनसे उनके गहने छीन लिया करता था। ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। धन संपत्ति गई, गहने गए, साथ ही जान भी। इसीलिए तो कहते हैं भाइयों, बुरा करने वालों का कभी भला नहीं होता। हर किसी को अपने किए की सजा इसी जन्म में मिलती है। अब सभी गांव वाले वहां से अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। गांव वाले अभी सेठ की मौत से बाहर निकले ही नहीं थे कि उन्हें पता चलता है कि एक और सोनार की मौत हो जाती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से सेठ की हुई थी। जब यह खबर गांव वालों को लगती है तो सभी गांव वाले बड़े ही अचंभित होते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं, अरे गांव वाले, मुझे तो लगता है ये किसी चुड़ैल का काम है, वरना तुम सब खुद ही सोचो, अभी सेठ को मरे 2 दिन भी नहीं हुए, फिर से एक नई मौत। सोनार सेठ भी सोने चांदी का लालची था, उसे भी अपना घर गहनों से भरना पसंद था। और अभी जो सोनार मरा है उसका हाल भी यही था। और तो और चोर अपनी निशानी भी नहीं छोड़ता। जो भी हो बहन, मुझे तो लगता है कि अपने गांव में जितने भी पापी लोग बैठे हैं उनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब बहुत जल्द जो भी कोई हो, चाहे वो चुड़ैल हो या इंसान,
वो उन सबको उनकी सही जगह पर पहुंचा देगी। पर भाई साहब, अगर ये काम किसी चुड़ैल का निकला तो ये हमारे गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो बहन, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर एक चुड़ैल गहनों की चोरी क्यों करेगी। ये बात तो अब हमें सिर्फ पहाड़ी वाले बाबा ही बता सकते हैं। अब सभी गांव वाले आपस में चुड़ैल की बातें करने लगते हैं, साथ ही पहाड़ी वाले बाबा की भी। जब ये खबर पास के एक छोटे से सुनार के कानों में पड़ती है तो उसके कान भी खड़े हो जाते हैं और वो खुद से बोलता है, मैं भी एक सुनार हूँ और मेरे पास भी तो बहुत सारे गहने हैं। आखिर लोगों को लूट लूट कर ही तो मैंने अपनी छोटी सी दुकान को बड़ी बनाया है। अगर इस बार चुड़ैल ने मुझे खत्म कर दिया तो नहीं, मुझे गांव वालों के साथ मिलकर रहना चाहिए और उस पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना चाहिए। मैं कल ही पहाड़ी वाले बाबा के पास जाऊंगा। अब सुनार भी पहाड़ी वाले बाबा के पास जाने की ठान लेता है और रात को आराम से अपने घर में सो जाता है। रात के 2 बज रहे होते हैं, तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं। उसके घर का दरवाजा भी खुल जाता है। जैसे ही उसके घर का दरवाजा खुलता है, सुनार की आंखें खुल जाती हैं और वो डरते हुए बोलता है, कौन है यहाँ? मैं हूँ सुनार, तू मुझे भूल गया? मैं मीना। याद कर आज से कुछ साल पहले तूने क्या किया था मेरे साथ। चुड़ैल के इतना बोलते ही सुनार को कुछ याद आने लगता है। एक पति पत्नी कुछ गहने लेकर सुनार के पास आते हैं और उसे वो सारे गहने बेच देते हैं। तभी वहाँ मीना नाम की एक लड़की आती है जो सुनार से बोलती है, सुनार अंकल, ये मेरे गहने हैं। ये गहने मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है, पर इस गहने को मेरे चाचा चाची ने चोरी कर लिया और तुम्हारे हाथों बेच दिया। प्लीज तुम मुझे मेरे गहने दे दो। मैं बदले में तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी जो तुमने मेरे चाचा चाची को दिए हैं। ये गहने बहुत कीमती हैं। ऐसे गहने अब नहीं मिलते। ये गहने करोड़ों में बिकेंगे, करोड़ों में। इसलिए ये गहने अब मैं तुझे नहीं दे सकता। इसलिए निकल मेरी दुकान से, क्योंकि इन गहनों को मैं अपने कुछ पार्टनर के साथ मिलकर विदेश में जाकर बेचूंगा। ये गहने कई साल पुराने हैं, इन्हें बेचकर मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। अगर ऐसा है सुनार, तो हम भी तुम्हारे पार्टनर हुए। अगर तुमने हमें अपने में शामिल नहीं किया तो हम तुम्हें जेल के पीछे पहुंचा देंगे। अरे क्या भाई साहब, आप तो मेरी बात का बुरा ही मान गए। आखिर आपकी बदौलत ही तो मुझे इतने महंगे गहने मिले हैं। आइए और हाथ मिला लीजिए मुझसे। सुनार और मीना के चाचा चाची मीना के सामने ही सेठ और एक सुनार को बुलाते हैं और वहाँ से सारे गहने लेकर निकलने लगते हैं। तभी मीना उन्हें रोकने के लिए आगे आ जाती है और वो सभी मिलकर मीना को मार डालते हैं और उसकी लाश को खाई में फेंक देते हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। देखो, तुम्हारे कुछ गहने मेरे पास हैं। तुम चाहो तो वो गहने ले सकती हो, ठीक उसी तरह से जैसे तुमने सेठ और उस छोटे सुनार को मारकर वो गहने चोरी करे थे। वो गहने मेरे हैं और मैं उन्हें लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ, और तुम लोगों ने मुझे ही गहना चोर चुड़ैल बना दिया। तुझे तो मैं मारूंगी, पर उससे पहले तुझे मुझे बताना होगा कि मेरे चाचा चाची कहाँ मुंह छुपाए बैठे हैं, ताकि तुझे मारकर मैं उन्हें भी खत्म कर सकूं। सुनार चुड़ैल को उसके चाचा चाची का पता बता देता है, जिसके बाद चुड़ैल उस सुनार को मार देती है और अपने चाचा चाची को ढूंढकर बहुत जल्दी अपने चाचा चाची को गांव के बीचों बीच लाकर गांव वालों से बोलती है, तुम गांव वालों का अंदाजा बिल्कुल सही था। मैं ही वो चुड़ैल हूँ जो गहने चोरी करके इन पापियों को उनके पापों की सजा दे रही थी, पर वो गहने मेरे थे और मैं इनसे अपने गहने लेने ही आई हूँ। मैं कोई चोर नहीं हूँ। बस यही बताने के लिए आज मैं तुम सभी गांव वालों के सामने आई हूँ और अपने चाचा चाची की असलियत दिखाने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। बता सभी गांव वालों को कि मैं कौन हूँ और मैंने तुम सभी को एक एक करके क्यों मारा। चुड़ैल के कहने पर चुड़ैल के चाचा चाची सभी गांव वालों को सारा सच बता देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल सभी गांव वालों के सामने अपने चाचा चाची को मार डालती है और अपने सारे पुश्तैनी गहने लेकर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। साथ ही अपने ऊपर से गहने चोर का कलंक भी मिटा लेती है।